नमस्कार। टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल ऐप पर आप सबका स्वागत है। और विश्व इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और विश्व इतिहास का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक हमारे दो क्लासेस में लगता है। पहली जो अपने बात करें तो वो है बीए पार्ट फर्स्ट है और बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर और बीए बीएड पार्ट सेकंड में। यहां हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री लगती है इसमें हम लोगों का आज टॉपिक है वो है फ्रांस की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति हुई 1789। इस क्रांति का प्रथम भाग है वो हमने कर लिया और इसको हम नाम देंगे भाग 2। और कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्रांस की क्रांति के कारण। और कारण में हम लोगों ने लगभग सभी कारण पढ़ लिए, सिर्फ एक कारण रखा था, उस कारण की हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सामाजिक कारण। सामाजिक जो कारण है, इन कारणों की अगर बात करें तो सामाजिक यानी समाज से जुड़ा। अब समाज के अंदर मनुष्य रहता है और समाज के नियम यानी कि कानून के अनुसार वो बंधा रहता है। जिस प्रकार हम बात करें कि जो रूसो ने किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो रूसो ने क्या कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। अब जकड़ा हुआ कैसे? कि वो जैसे मनुष्य जब पैदा हुआ तो वो स्वतंत्र था, उसके कोई अधिकार, उसके कोई उत्तरदायित्व तो कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसे फील हुआ कि ये समाज है हमारा, हमारे ये उत्तरदायित्व है, तो धीरे धीरे वो इस भवसागर के जंजाल में फंस गया। तो इसीलिए रूसो ने कहा था। तो फ्रांस के अंदर समाज कैसा था? फ्रांस के अंदर समाज के मुख्य रूप से 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3। नंबर 1 पादरी वर्ग, और नंबर 2 कुलीन वर्ग, और नंबर 3 था जन सामान्य। 3 वर्ग बनाए गए समाज के अंदर। इस 3 वर्गों की अपनी बात करें तो पादरी कौन होते हैं? एक हमने बात की जो पुनर्जागरण टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म का जो हेड है वो कौन है? पोप, है ना। पोप से जो नीचे के अधिकारीगण होते हैं वो क्या कहते थे? पादरी। समझ गए? यानी ये क्या है? धार्मिक व्यक्ति है। कौन है? धार्मिक व्यक्ति। जिस प्रकार हमने पोप को पढ़ा था, पादरी को देखा, आर्क बिशप थे, है ना। उसी प्रकार पादरी ये एक धार्मिक व्यक्ति है। जिस प्रकार अपने बात करें कि प्राचीन भारत में हमारे जो समाज था उसमें पुरोहित हेड था, पुरोहित यानी ब्राह्मण हेड था। उसी प्रकार पादरी एक पुरोहित की भूमिका में। तो पादरी वर्ग जो था। दूसरा कुलीन। अब कुलीन क्या है? संपन्न वर्ग। अब संपन्न कैसे? जिस प्रकार अपने नॉर्मल रूप से कह सकते हैं कि अमीर व्यक्ति। तो अमीर व्यक्ति कौन थे? ये थे कुलीन। ठीक है। इसके अलावा जनसाधारण, इसमें बाकी जो बच गए सारे के सारे जो सामान्य मनुष्य थे। 3 वर्ग थे। समाज के अंदर दबदबा किसका था? इन 2 वर्गों का दबदबा। किसका दबदबा? पादरी और कुलीन का। हालांकि हम कहें तो संख्या में ये अधिक थे, जनसामान्य ये संख्या में अधिक थे, लेकिन उच्च जो पोस्ट है, उच्च पोस्ट किसे मिलती है? या तो पादरी को या कुलीन वर्ग का उस पोस्ट पर अधिकार है वो हुआ करता था। तो ऐसे में जनसामान्य कुछ नहीं कर सकता था। दूसरा, नए मान लिया कि कानून बनाने, तो नए कानून बनाने हैं तो कानून बनाने के लिए व्यवस्था क्या है कि वोट गिरेंगे। और ये वोट क्या है कि 3 वोट गिरेंगे। कितने वोट है? प्रत्येक का एक वोट है। एक वोट पादरी से, एक कुलीन से और एक जनसामान्य से। तो इस प्रकार वोट कितने होंगे? 3 वोट होंगे। इसमें कौन जीतेगा? पक्ष समर्थन किसको मिलेगा? जिसके पास 2 वोट होंगे, है ना। तो 2 वोट में कौन होता है? फर्स्ट और सेकंड, ये 2 इकट्ठे हो जाते हैं। इससे क्या होता? जन सामान्य के
जो अधिकार हैं उनको उनसे वंचित है वो रख दिया जाता था, है ना। तो इस प्रकार इनका अधिकार था। धर्म के क्षेत्र में पादरी अपनी दखलंदाजी देते थे। कुलीन जो संपन्न लोग थे, ये लोग क्या है, इनको काफी सारे विशेषाधिकार थे। जिस प्रकार ये टैक्स नहीं चुकाते थे, टैक्स से इन्हें छूट दे दी गई, और पादरियों को भी टैक्स से छूट थी। और ये क्या करते कि जंगलों के अंदर शिकार करने जाते तो भी इनको छूट थी। कई प्रकार के विशेषाधिकार है वो इनको दिए गए थे, लेकिन जन सामान्य के ऐसे अधिकार है वो नहीं थे। तो इसलिए क्या था, हमें मुख्य रूप से याद रखना है कि क्रांति के समय फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 3 वर्गों में। पहला पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा जन सामान्य। ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि क्रांति क्यों? क्रांति जो हमने कारण पढ़े, चाहे हमने राजनीतिक कारण पढ़े, चाहे हमने सामाजिक पढ़े, चाहे आर्थिक पढ़े, चाहे धार्मिक पढ़े, तो ये जो कारण हम लोगों ने डिस्क्राइब किए पढ़े, इन कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर क्या था, कि धर्म के क्षेत्र में क्या था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था। और भ्रष्टाचार को हम लोगों ने देख लिया मध्यकाल में, पुनर्जागरण धर्म सुधार में भी हमने पढ़ा, है ना। उसके अलावा समाज के अंदर हमने देख लिया कि यहाँ क्या था, कि वर्गों के आपस में क्या था, भेदभाव। ठीक है। इसके अलावा राजनीति में हमने देखा कि राजनीति में कौन है, हेड है, राजा है, यानी शासक है। और शासक क्या कर रहा है, बहुत ही अधिक विलासिता का पूर्ण जीवन जी रहा है। इस विलासितापूर्ण जीवन में ये क्या करता है, खर्च अधिक करता है। और खर्च अधिक करेगा तो क्या होगा, आर्थिक तंत्र क्या होगा, कमजोर। आर्थिक तंत्र कमजोर होगा तो क्या होगा, भुखमरी फैलेगी, लड़ाइयां होगी, है ना। तो एक समय तो ये आ गया, हमने पढ़ा कि लोगों ने मांग कर दी कि रानी साहिबा हमें क्या चाहिए, रोटी चाहिए। रोटी के यहां तक है कि क्या है कि उनको विवश होना पड़ा। तो ऐसे में स्थिति काफी फ्रांस की डामाडोल थी। दूसरे हम देखते हैं कि फ्रांस के जो शासकगण थे, ये आसपास के देशों के साथ युद्धों में बड़ा भाग लेते थे। युद्धों में भाग लेते थे तो फायदा तो कम होता था, नुकसान ज्यादा हो जाता था। तो ऐसे में क्या है कि ये अब फ्रांस की आर्थिक स्थिति निरंतर है वो कमजोर होती जा रही थी। तो आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन शासक गण जो है ये क्या है कि अपनी जो ऐसा आराम है उसके अंदर कमी नहीं कर रहे, बल्कि ये क्या सलाह दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वो लगाया जाए। अब टैक्स कौन देगा? टैक्स सिर्फ ध्यान रखना, टैक्स कौन दे रहे हैं, जन सामान्य वर्ग ही दे रहा है। टैक्स कौन दे रहा है? जन सामान्य वर्ग ही दे रहा है। अब इन्होंने नए नए जो वित्त मंत्री इनके आए, इन्होंने सबने लागू कर दिया कि भाई टैक्स है क्या है, जनता पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। जिसकी हमने बात की थी, टाइट है, टेले है, गेबेल है, विनिगति है ना। तो ये सब का क्या जनता पर उन पर लिए जाते थे जनता से। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो इसके वित्त मंत्री 3-4 हमने नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम याद रखने हैं? नंबर 1 तुर्गो, नंबर 2 नेकर, नंबर 3 केलोन और नंबर 4 ब्रिया। ब्रिया या ब्रीन जिसको बोलते हैं। 4 नाम याद रखना। हमने क्या पढ़ा, यहां मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करवा देना चाहूंगा कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हमने पढ़ा, अमेरिका वाले में भी हमने 3-4 वित्त मंत्री जिन्होंने लागू की, कहां के थे? ब्रिटेन के, है ना। जिन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ा कि ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री थे या जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, नीतियां लागू की, टैक्स लगाए अमेरिका वालों पर, है ना। तो वहां हमने क्या पढ़ा था, वहां भी हमने वित्त मंत्रियों के बारे में पढ़ा। तो नंबर 1 ग्रीनविले, नंबर 2 रांकीगम, नंबर 3 टाउनशेंड और नंबर 4 लॉर्ड नॉर्थ। ये पढ़ा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये किससे संबंधित है, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कहीं नाम देख करके आप एक क्रांति का नाम दूसरी क्रांति में कर दो, ऐसा नहीं हमें करना है, बल्कि अलग अलग ध्यान रखना। अमेरिका की स्वतंत्रता सेनानी कौन है? ग्रीनविले, रांकीगम, टाउनशेंड और लॉर्ड नॉर्थ। और फ्रांस की जो क्रांति है, इस
फ्रांस की क्रांति में तुर्गो है, नेकर है, केलोन है और ब्री है। यहाँ मैंने एक बात आपको बोली थी, वो ये बात बोली थी कि आपको क्या करना है, इन सबको क्या है, क्रम से याद रखना है। क्या करना है, क्रम से याद रखना है, तब इनकी नीतियां याद रहेगी। इन्होंने क्या काम किया, इसने क्या किया था, 4 एक्ट लगाए थे, है ना। इसने क्या किया, स्टाम्प एक्ट को रद्द किया था, और फिर क्या किया इसने, स्टाम्प एक्ट को रद्द करने के बाद इसने कहा कि हम ब्रिटेन को अमेरिका पर टैक्स लगाने का अधिकार है, ये बात इसने कही। टाउनशेंड ने 5 है वस्तुओं पर, चाय है, सिक्का है, शीशा है, कागज है, रंग है, इन पर टैक्स लगाया। लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, सभी पर हटा दिया, लेकिन चाय पर कुछ रखा, है ना। तो ये बातें इनकी थी। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस वाले। फ्रांस वालों ने क्या क्या लागू किया, एक एक पर बात करेंगे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तुर्गो, पहले 4 नाम क्रम से याद रखिएगा, तुर्गो, फिर नेकर, फिर केलोन और फिर ब्रिया। ठीक है, बढ़ते आगे एक एक ऊपर बात करते हैं। पहला हमने देखा तुर्गो। अब तुर्गो जो है, तुर्गो ने क्या किया कि जनता टैक्स से दबी हुई थी, तो इसने सोचा कि वित्त मंत्री है ये सारे के सारे फ्रांस के, तो तुर्गो ने सोचा कि मैं क्या करूं, जनता की कुछ भलाई करूं, है ना। तो जनता की भलाई करने के लिए इसने क्या किया, कुछ नियम बनाए। क्या बनाए, तुर्गो ने क्या कहा, नंबर, कोई दिवालियापन नहीं, कोई दिवालियापन नहीं, कोई कर नहीं, कोई ऋण नहीं। ये क्या था कि तुर्गो जो था उसने ये सब लागू कर दिया कि कोई दिवालियापन नहीं, कोई कर नहीं और कोई ऋण नहीं। अब इसने स्पष्ट कह दिया कि कोई व्यक्ति को ऋण है, वो ये नहीं है कि वो दब जाए ऋण में और वो क्या कर दे, खुद को दिवालिया घोषित कर दे, और ये भी नहीं है कि जनता पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाए। यानी कहने का अर्थ मोटा मोटा यही है कि तुर्गो ने कहा कि जनता जो टैक्स से दबी हुई है उसका भला किया जाए, है ना। अब ऐसी बात जब वित्त मंत्री करेगा तो शासक को ये बात अच्छी थोड़ी लगेगी। तो शासक ने क्या किया कि तेरा काम तो कुछ नहीं है, इसलिए तुर्गो को क्या कर दिया, राजा ने हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया। अब राजा कौन है यहाँ, राजा का नाम भूलना नहीं है, हमें याद रखना है। लुई 16वां राजा है। क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16 था। लुई 16 को पसंद नहीं है ये बात तुर्गो की, उसने हटा दिया उसको। अब नया किसको बनाया, तुर्गो के बाद नेकर को बनाया। अब जैसे ही नेकर आया तो नेकर ने ये क्या है कि वो कहता कि क्या भी हिसाब है, वित्त मंत्री का क्या काम है कि कितनी आय हुई है, कितना व्यय हुआ है ना, सारा का सारा रिकॉर्ड रखता है कि सरकार को कितना घाटा लग रहा है या कितना फायदा हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड है। बजट आज भी जारी होता है ना। तो इसलिए क्या किया, नेकर ने क्या किया, आते जैसे ही अपनी पोस्ट संभाली तो उसने कहा भी जितने भी रिकॉर्ड है वो लेके आओ। सारे रिकॉर्ड चेक किए उसने। चेक करने के बाद उसने क्या किया कि कितनी आय हुई है राज्य को और कितना व्यय हुआ है, जो राज दरबार है उसमें कितने नौकर रहते हैं और जो राजा है उसके राज दरबार पर कितना खर्च आता है। इसके अलावा जो पदाधिकारी जो रिटायर हो गए, कोई राज्य की सेवा नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या किया गया कि उनको पेंशन जो दी जा रही है। यानी कहने का अर्थ पूरा का पूरा जो आय व्यय का रिकॉर्ड था वो उसने बनाया अच्छे तरीके से, एक बजट बनाया और उस बजट को क्या कर दिया, प्रकाशित करवा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी कि उसने क्या कर दिया, प्रकाशित करवाया। तो जनता ने पढ़ा कि भी राज दरबार पर इतना 200 अरब डॉलर खर्च हो रहा है प्रतिवर्ष, बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है ना। तो इसीलिए हमने पढ़ा था कि राष्ट्र की समाधि बोलते हैं राज दरबार को, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां व्यय किया जाता था। इसलिए नेकर ने क्या किया, आय व्यय का विवरण प्रकाशित करवाया। क्या किया, आय व्यय का विवरण प्रकाशित करवाया। अब प्रकाशित करवाया तो किसको पता चल गया, जनता को या इसका पता चल गया, है ना। अब ये काम भी क्या कर दिया नेकर ने, राजा के लिए गलत कर दिया। अब राजा को पसंद नहीं आया, राजा ने फिर नेकर पर कार्यवाही की और नेकर को दिया
हटा दिया। ठीक है, अब नेकर को हटा दिया तो उसके बाद नया जो वित्त मंत्री है वो किसको बनाया गया? केलोन को। केलोन को बनाया। अब केलोन ने क्या किया? केलोन ने ये बात तय कर दी कि भाई जितने भी लोग हैं टैक्स देते हैं उनकी रिकॉर्ड लेके आओ कि कौन सा व्यक्ति टैक्स देता है और कौन सा नहीं देता है। अब ये रिकॉर्ड लेकर के आए, सबका रिकॉर्ड मंगाया गया तो उसे पता चला कि टैक्स तो कौन देते हैं? जन सामान्य देते हैं। न तो पादरी टैक्स देता है और न कुलीन वर्ग टैक्स देता है। जिनके पास पैसा है वो तो टैक्स देता नहीं, जिनके पास पैसा है ही नहीं, रोटी के लिए लड़ाइयां करते हैं, वो टैक्स भरते हैं। तो इसलिए केलोन ने क्या किया? इसने जो कर है सामान्य जनता पर है वो या उसे कुलीन वर्ग को भी देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर सामान्य जनता पर है उसे कुलीन वर्ग को भी देना चाहिए। अब केलोन ने क्या कहा कि टैक्स कौन दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं सिर्फ सामान्य जनता। तो अब ये टैक्स कुलीन और पादरी जो वर्ग है उनको भी देना चाहिए, इसलिए ये बात। तो अब क्या होगा? ये बात किसको पसंद नहीं आएगी? कुलीन और पादरी वर्ग को पसंद नहीं आएगी, है ना, कि सभी पर टैक्स की बात कर दी इसने। तो इन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया केलोन को। केलोन का जब विरोध किया तो राजा ने क्या किया? केलोन को भी उसके पद से हटा दिया। ठीक है, केलोन के बाद कौन आया? चौथा जो आया वो कौन आया? वो आया ब्रिया। ब्रिया या ब्रिया ने क्या कहा? ब्रिया ने कहा कि टैक्स है। इसने क्या किया? इसने वो बात रिपीट रखी, किसकी? केलोन वाली। उसने कहा टैक्स सभी पर होना चाहिए, सभी पर टैक्स। प्लस में इसने एक और बात कर दी। क्या कर दी? स्टाम्प कर दी। इसने क्या बात कर दी? स्टाम्प कर दी। इसने कहा कि टैक्स तो सभी पर भी होना चाहिए लेकिन स्टाम्प जो कर है वो भी क्या है? सब लोग हैं वो देने चाहिए। अब ये बात इसने कर दी कि स्टाम्प कर है वो सब लोगों को देने चाहिए। तो अब क्या था कि उसका भी विरोध है वो हो गया। दूसरी तरफ राजा क्या चाहता है? राजा चाहता है कि टैक्स है वो बढ़ाया जाए, लेकिन उसके जो वित्त मंत्री है वो क्या बोलते हैं कि टैक्स है कम किया जाए सामान्य जनता से और टैक्स सभी पर लगाया गया, है ना। तो इसलिए तालमेल नहीं बैठा था। तो एक बार दोबारा देखेंगे इसको। पहला है तुमको, उसने क्या कहा? कोई दिवालिया पर नहीं, कोई कर नहीं और कोई ऋण नहीं। ये इस बात के लिए उसको हटा दिया गया। दूसरा है नेकर ने आय व्यय का विवरण प्रकाशित करवा दिया, जनता को पता लग गया, है ना। और उसके बाद केलोन जो आया उसने कर लगा दिया कि सामान्य जनता वो जो कर है वो सभी पर होना चाहिए। ब्रिया या उसने कहा भी सभी पर टैक्स है वो होना चाहिए और इसके अलावा स्टाम्प करके भी उसने बात है वो कर दी। तो चार ये फ्रांस के वित्त मंत्री थे। उसके बाद हम बात करें तो अब और अधिक नए कर क्या कर रहे हैं कि न्यू जो टैक्स है, न्यू टैक्स लगाने की जो बात है वो कहिए कि भी अब नए कर है वो लगाए जाने चाहिए। अब नए कर लगाने जाने चाहिए तो ये कर लगाएगा कौन? ये कर लगाएगा। अब ब्रिया ने प्रस्ताव बना दिया कि आपको टैक्स लगाना है तो आप लगाओ, लेकिन इसकी अनुमति तो लेनी पड़ेगी। तो ब्रिया ने क्या कहा? इसकी क्या करनी लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। और इस अनुमति को कौन देगा? इस अनुमति को देगा वो देगी पार्लियामेंट। कौन सी पार्लियामेंट? पार्लियामेंट देगी पेरिस, है ना। ध्यान रखिएगा, पेरिस क्या थी? फ्रांस की राजधानी। जब क्रांति हुई, बल्कि राजा कहाँ रहता था? वर्साई के शीश महल में। पेरिस से थोड़ी दूरी पे क्या था? वर्साई था। वहां शीश महल बना हुआ था, राजा वहां रहता था। तो पार्लियामेंट क्या था? न्यायालय था, हम लोगों ने पढ़ा। और पार्लियामेंट की संख्या कितनी थी? 13 पार्लियामेंट थी। अनुमति कौन देगी? पेरिस की पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट पेरिस की है वो अनुमति देगी। तो प्रस्ताव को क्या किया गया? पेरिस भेजा गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो मेरा काम नहीं है,
पार्लियामेंट ने भी क्या किया, मना कर दिया। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो काम है टैक्स लगाने का, ये काम किसका है, ये काम है स्टेट जनरल का। किसका काम है, स्टेट जनरल का काम। अब स्टेट जनरल क्या है, स्टेट जनरल एक प्रतिनिधि सभा है, और वो सभा जिस सभा में तीनों वर्ग के लोग हैं वो सम्मिलित होते हैं। समझ गए कि स्टेट जनरल है, ये क्या है, एक सभा है, और इस सभा के अंदर तीनों वर्ग के लोग हैं वो शामिल होते हैं। एक तीनों सभी लोगों को बुला लेते हैं, एक सभा होती है, उस सभा में वेरीफाई करने के बाद क्या है कि कोई नियम बनता है। वो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, सभा के अंदर नियम बनते हैं, प्रतिनिधियों के वोट गिरते हैं, एक और एक, हमने बात की है ना। तो दो मत जिसके पास आएंगे उसी हिसाब से काम होगा। तो स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने की बात है वो कही किसने, पार्लियामेंट ने। स्टेट जनरल का आप क्या करो, एक अधिवेशन बुलाओ, सभी वर्गों के लोगों को बुलाओ, प्रतिनिधियों को, और वहां इसका निर्णय है वो किया जाना चाहिए। लेकिन स्टेट जनरल का तो अधिवेशन हुआ ही नहीं। कब से नहीं हुआ, 1614 के 1614 के बाद नहीं हुआ क्या अधिवेशन इसका, स्टेट जनरल का। तो लगभग 175 साल पहले एक अधिवेशन हुआ था, उसके बाद तो कभी अधिवेशन हुआ ही नहीं, है ना। तो अब क्या था, राजा के पास गए कि स्टेट जनरल की बात है वो कह दी गई और अब अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है हम अधिवेशन बुलाएंगे, तो सभी लोग आ जाइएगा। अब बात तय हो गई कि ठीक है अधिवेशन होना है। लेकिन अब क्या था, अब सारे लोग उत्साहित थे कि इतने समय बाद सभा हो रही है, और सबसे ज्यादा उत्साहित कौन थे, सबसे ज्यादा उत्साहित तो थे कुलीन और पादरी वर्ग के लोग। कौन कौन, कुलीन और जो पादरी वर्ग के लोग। ये उत्साहित क्यों थे, इन्होंने सोचा कि जिस प्रकार हर बार होता है कि एक हमारा मत इस वर्ग का और एक इस वर्ग का मत है, और जन सामान्य का एक मत रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एक मत कुछ नहीं करेगा, हम दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, कानून को हम बढ़ा लेंगे। लेकिन इस बार जन सामान्य ने क्या है, यहां बड़ी चालाकी दिखाई। क्या दिखाई, जन सामान्य के जो प्रतिनिधि थे, इन प्रतिनिधियों ने क्या किया कि जनता से बात की, इन जन सामान्य से क्या की, बात की, और क्या कहा, किसी भी व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वो आप हमें बताइए, हम आपके प्रतिनिधि के रूप में स्टेट जनरल में जा रहे हैं। समझ गए। तो प्रत्येक आदमी से बात की गई। अब किसी ने कहा मेरी ये समस्या है, किसी ने कहा ये समस्या है, सारी समस्याएं क्या कर ली, सभी लोगों ने पत्रों पर लिख करके उन्हें प्रतिनिधियों को दी। समझ रहे हो ना बात, इन प्रतिनिधियों को। तो यहां जन सामान्य ने क्या की, अपनी सभी बातें लिख करके और इन्हें प्रतिनिधियों को दी, जो समस्याएं उनकी थी। और ये जो पत्र है, ये पत्र क्या कहलाए, काहिए कहलाए, काहिए या काहिए। ये कई बार पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति में काहिए क्या है। काहिए क्या है कि जन सामान्य ने अपने प्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जो पत्र भेजे उन्होंने, वो क्या थे, काहिए। अब इन्होंने काहिए प्रतिनिधियों को दिए। अब सारा भी इकट्ठे हो गए लोग, और निर्धारित समय क्या था, 5 मई 1789। ये अल्पानंद जो सभागार है उसके अंदर सारे के सारे 5 मई 1789 को पहुंच जाएंगे। अब सारे लोग गए, तो यहां गए लगभग 1200 व्यक्ति थे। तो जैसे ही गए ये, तो यहां क्या किया, ये जो प्रतिनिधि थे जन सामान्य के, इन्होंने कहा कि भाई साहब पहले जो बातें थी वैसी बातें अब नहीं रही। कौन सी, एक मत वाली, एक मत वाली, एक मत वाली, बल्कि अब क्या होगा, अब होगा चुनाव अलग तरीके से। कैसे कि जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि अपना एक वोट करेगा। जैसे मान लिया कि इस वर्ग के 600 आदमी है, इसके 300 आदमी है,
और इसके 300 आए। तो इन्होंने कहा कि ये जो है 1200 मत गिरेगी, प्रत्येक व्यक्ति का मत गिरेगा। इन्होंने मांग की जन सामान्य प्रतिनिधियों। समझ गए कि कुलीन वाले 300 है, वो अपना अपना मत डालेंगे 300, पादरी वाले 300 मत डालेंगे और जन सामान्य 600 मत डालेगा। उनमें से कौन व्यक्ति क्या चाहता है, जो ज्यादा चाहने वाले हैं वैसा निर्णय लिया जाएगा। जैसे आजकल चुनाव होता है, अपने पार्षद है चाहे सरपंच है, उनका चुनाव करते हैं वोट डाल करके, जिसका ज्यादा मत होता है वही जीतता है, उसी प्रकार। तो अब अलग तरीका जैसे ही किया जन सामान्य के लोगों ने, तो कुलीन और पादरी लोग थे ये तो घबरा गए। घबराना ही था, इनको पता था कि हम तो 300 और 300 600 ही हैं और ये क्या है 600 है, तो हम आ रहा था पार पड़ने वाली नहीं। इन्होंने इनका विरोध कर दिया। राजा खुद चाहता था कि जनसामान्य की तो कोई चलनी नहीं थी। राजा ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि कोई सभा नहीं, बंद करो, सभागार के गेट बंद कर दिए। इन लोगों को बड़ा गुस्सा है, जनसामान्य की वर्ग के लोगों को, इनको गुस्सा आया और ये लोग कहते कि हम सभा तो क्या है कि करके रहेंगे, नहीं आप नहीं बुलाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन हम सभा करके रहेंगे। इसलिए अब सारे के सारे कौन से लोग, ध्यान रखिएगा, जन सामान्य जो थे, जन सामान्य जो थे वो सारे के सारे अब यहां से चल पड़े। और पास में कहां था, एक मैदान पड़ा था, खाली मैदान पड़ा था, टेनिस कोर्ट। अब टेनिस का क्या है, एक मैदान था, कोर्ट, समझ रहे हो ना, जिस प्रकार कबड्डी का होता है, बैडमिंटन का होता है ना, कुश्ती का होता है, तो खेल का मैदान आप ये समझ लो। तो इस मैदान में आगे सारे के सारे लोग। अब यहां जब आए, ये समझ ध्यान रखिएगा, टेनिस कोर्ट, यहां पहुंच गए सारे, और सभी ने क्या किया कि यहां पर एक सभा की, क्या की, यहां सभा की, और यहां एक क्या ले ली, शपथ। इस सभा की अध्यक्षता किसने की, इस सभा की अध्यक्षता की बेली ने। किसने की, बेली ने की। ये सभा हुई कब, ये हुई 20 जून 1789। तारीख याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति की जो तारीख मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो सभी इंपॉर्टेंट तारीख यहां लिखी जाएगी। तो यहां बोर्ड पर लिखी गई तारीख को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं उसको। तो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ, कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है, टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई, 20 जून 1789 को सभा हुई, इसमें शपथ ली गई, और अध्यक्षता किसने कर दी इसकी, बेली ने। और इसका प्रस्ताव किसने तैयार किया, प्रस्ताव इसका तैयार किया था मोनियर। मोनियर ने क्या किया, प्रस्ताव तैयार किया। अब इस शपथ को ली, सभी लोगों ने शपथ को ली। क्या थी शपथ, शपथ थी कि हम क्या रहेंगे जब तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं होता। क्या, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और एकता बनाए रखेंगे। समझ गए कि संगठन में शक्ति है, संविधान का निर्माण करना एक दो, और दूसरा हमें एकता बनाए रखनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो अब क्या किया, इधर से राजा को टेंशन होगी लुई छोड़ने को, राजा ने क्या किया, सेना भेज दी। तो सेना भेजी, तो सेना ने जाकर के लोगों को समझाया, भी आप यहां भीड़ मत इकट्ठी कीजिए, यहां से चले जाइए। तो जनता मानने वाली नहीं थी। जनता ने क्या कहा, नेता कौन थे, यहां दो व्यक्ति थे, एक तो था मिराबो, दोनों के नाम याद रखने, मिराबो, और दूसरा था ओबेसिये। ये नेतृत्व कर रहे थे इन सबका। मिराबो ने गरजते हुए क्या कहा
मिरागो ने गरजते हुए कहा कि हम यहां जनता की मर्जी से जनता की मर्जी से इकट्ठे हुए हैं। हमें बंदूक की गोली से ही हटाया जा सकता है। हम यहां जनता की मर्जी से इकट्ठे हुए हैं और हमें बंदूक की गोली से यहां हटाया जा सकता है। मना कर दिया उन्होंने हटने से, और उन्होंने सभा है वो कर रही थी। ये थी टेनिस कोर्ट की सभा। जनसामान्य के लोग थे, टेनिस कोर्ट मैदान में अध्यक्षता बेली ने की। प्रस्ताव मोनियर ने तैयार किया 20 जून 1789 को। संविधान का जब तक निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम एकता है वो बनाए रखेंगे। मिराबो और ओबेसिये नेतृत्व कर रहे थे। मिराबो ने गरजते हुए कहा कि हम यहाँ जनता की मर्जी से इकट्ठे हुए हैं और जब तक हमें बंदूक की गोली से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम यहां से हटने के लिए तैयार है नहीं। अब क्या किया आगे? जनसामान्य ने क्या किया? जनसामान्य ने समय को राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली, यहां ध्यान रखिएगा, नाम अंग्रेजी भी याद रखना है, नेशनल असेंबली। जनसामान्य ने समय को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। कब कर दिया? 9 जुलाई 1789। इन्होंने क्या किया? जनसामान्य ने समय को नेशनल असेंबली घोषित है वो कर दिया। अब नेशनल असेंबली खुद को घोषित कर दिया और अब काम करना आगे शुरू कर दिया। अब राजा घबराया हुआ राजा ने भी इसी दौरान क्या किया? नेकर को पुनः क्या कर दिया? वित्त मंत्री बना दिया। पुनः वित्त मंत्री बनाया। किसको? नेकर। सारे के सारे अधिकार देकर के। लेकिन बात नेकर की राजा के साथ फिर नहीं बनी और अब फिर विवाद होना शुरू हुआ। तो अब क्या किया कि 11 जुलाई को नेकर को एक बार फिर हटा दिया। थोड़े टाइम के लिए बना वो हटाया। तो ये क्या था? नेकर का हटना जनता के लिए क्रोध यानी क्रोध का विषय था। सारी जनता क्रोध में आ गई। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए और सड़कों पर निकल पड़े। ऐसे में जो कामिल देमुले था, उसने क्या कर दिया? उसने लोगों से कहा कि आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है बड़ी? जनता ने कहा बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो कहते इसमें क्या है, अंदाजा लगाओ। कहते इसमें तो ये जेल होनी चाहिए। कई लोग कहते, कई कहते कि यहाँ कुछ भी है, कोई कहते यहाँ कुछ भी है। तो उसने कहा कि ये जेल है, इसमें कैदियों को रखा जाता है। यहाँ हमें 2 फायदे होंगे। 2 फायदे क्या होंगे? वो 2 फायदे होंगे, एक तो हमें यहाँ से हथियार मिलेंगे और दूसरा हमारे जो लोग हैं जिनको कैद में डाला गया यहाँ, हम उनको छुड़ा देंगे। तो सभी ने कहा भी चलो आक्रमण कर दो। तो सारे के सारे लोग क्या है, इकट्ठे हुए और दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया। कौन सा दुर्ग था? बास्तिल का दुर्ग। तारीख कौन सी आ गई यहाँ? 9 जुलाई के बाद तारीख आ गई 14 जुलाई 1789। इस तारीख को भूलना नहीं है क्योंकि अमेरिका का क्या है? दिवस है 14 जुलाई। अमेरिका क्या? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब बना? 14 जुलाई को। जिस प्रकार की हमने पढ़ा था 4 जून को किसका था? अमेरिका का था, है ना। स्वतंत्रता की उन्होंने घोषणा की थी 4 जुलाई 1776 को। ये क्या है? 1789 14 जुलाई। अब सारे के सारे लोग क्या है कि बास्तिल जो किला था उस पर आक्रमण किया।
वहां गार्ड वगैरह थे, उनको मार दिया, अंदर गए तो 2-4 व्यक्ति कैद में थे, उनको छुड़ा दिया। तो क्यों किया आक्रमण? हथियारों के लिए किया कि हमें वहां से हथियार मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत सारा हथियार वहां मिलेगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, बास्तिल दुर्ग का क्या हो गया, पतन हो गया 14 जुलाई 1789। तो इसी के साथ क्या है कि फ्रांस की क्रांति का एक नया दौर शुरू हो गया। अब सभी लोगों में जोश है वो भरा हुआ है। ठीक है, एक बार हम वापस देखेंगे, इसको रिपीट करेंगे 2 मिनट में, और उसके बाद आगे इसे कल की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सामाजिक कारण में 3 भाग, पादरी, कुलीन और जनसामान्य। सारा टैक्स जनसामान्य देता है, पादरी और कुलीन ऐश और आराम में करते हैं। धर्म के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, समाज भेदभाव, राजनीति के अंदर शासक और युद्धों में भाग लिया, आर्थिक स्थिति कमजोर हुई राज्य की। तुर्गो, नेकर, केलोन और ब्रियां ये वित्त मंत्री थे। तुर्गो ने क्या कहा, कोई दिवालियापन नहीं, कोई कर नहीं और कोई ऋण नहीं। फिर जो नेकर आया, नेकर ने क्या कहा, आय व्यय का विवरण उसने जनता के सामने दे दिया। उसके बाद केलोन ने क्या किया कि सभी लोगों पर टैक्स है वो लगना चाहिए। ब्रिया ने कहा कि स्टाम्प टैक्स भी है वो सब पर लगना चाहिए। नए टैक्स के अधिकार किसको है, अधिकार है पार्लियामेंट के पास गई। पार्लियामेंट ने क्या कहा, स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाओगे। स्टेट जनरल के अधिवेशन तो हुआ ही नहीं 1614 के बाद। अब क्या किया, अधिवेशन बुलाया गया, प्रतिनिधि जनसामान्य थे, उन्होंने कहा कि वोट एक एक व्यक्ति के हिसाब से गिरेगा। जनसामान्य अपनी समस्याएं लेकर के लोगों की उसको क्या कहा गया 5 मई 1789 अधिवेशन की तारीख है वो रखी गई। उसके बाद जनसामान्य के लोगों को वहां से हटा दिया गया। तो टेनिस कोर्ट पास के मैदान में वो लोग गए और शपथ ली। अध्यक्षता इसकी की बेली ने, प्रस्ताव मोनियर ने तैयार किया 20 जून 1789 को कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम लोग एकता बनाए रखेंगे। मिराबो ने कहा कि हम जनता की इच्छा से यहाँ इकट्ठे हुए और बंदूक की गोली से ही हमें हटाया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा जनसामान्य ने समय को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। 9 जुलाई को नेशनल असेंबली। नेकर को वित्त मंत्री बनाया गया, लेकिन जल्दी उसको हटा दिया गया। लोगों ने विरोध किया और बास्तिल के दुर्ग पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। 14 जुलाई 1789 को क्या किया गया, बास्तिल दुर्ग का पतन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बास्तिल दुर्ग के पतन तक है की घटनाएं हैं वो हम लोगों ने कर ली है फ्रांस की क्रांति में। कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग फ्रांस की क्रांति को इससे आगे पढ़ेंगे। भाग 1 को भी जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भाग 1 को पहले देखें, उसके बाद भाग 2 को देखें, और कल जो हमारा रहेगा भाग 3 रहेगा। तो थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा लंबा है और मैं ये चाहता हूँ कि फटाफट कराने की बजाय आपको क्या है, प्रत्येक मुद्दे पर अच्छे से चर्चा हो और साथ ही साथ आप लोगों को याद हो जाए। इसी उम्मीद के साथ कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।